हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्रीम सक्सेस एकेडमी। मैं अविनाश, आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के सेशन में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती परीक्षा 2024 फ्री के लिए, ठीक है, द प्लेटफॉर्म यानी रुक्मिणी पब्लिकेशन के वॉल्यूम 2 के सेट नंबर 13 को कवर करेंगे। आपको बता दूं कि इससे पहले हम लोगों ने सेट नंबर 12 तक को कवर कर रखा है। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, ठीक है, वहाँ इसका प्ले लिस्ट बना हुआ है, जहाँ पे आपको रुक्मिणी के वॉल्यूम 1 तथा वॉल्यूम 2 के सारे जो है प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे तथा वहाँ पर अन्य पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट कराए गए हैं जो कि वहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। यदि चैनल पर पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि ठीक है इसी तरह दोस्तों, का तो वीडियो क्वेश्चन आपको नंबर मिलता रहे। 1 ठीक है। है, तो एक चलिए बार स्टार्ट करते प्लीज हैं आप आज लोग का जो है सेशन को सेशन। लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि शिक्षा सुधारों के लिए लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर आयोग की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी। देश का प्रथम शिक्षा आयोग का गठन किया गया हंटर आयोग के रूप में, और यह लॉर्ड रिपन के शासनकाल में किया गया था। इसकी गठन जो है सन 1882 ईस्वी में किया गया था। देखिए, इस आयोग ने प्राथमिक स्तर पर माध्यमिक तथा तथा उच्च शिक्षा के विकास तथा बेहतर प्रबंधन के लिए क्रांतिकारी सुझाव दिए थे। इससे पहले भी 1854 ईस्वी में एक प्रयास किया गया था शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, किसके, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में वुड डिस्पैच घोषणा पत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, यह 1854 ईस्वी में लाया गया था। ठीक है, शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए। चलिए आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 2 है कि ओली ओली निम्नलिखित में से किस खेल प्रतियोगिता का आधिकारिक शुभंकर है। ठीक है, ओली का मतलब ओलिव रिडले कछुआ से है, जो कि भारत में पाई जाने वाली प्रजाति है कछुओं की, और यह उड़ीसा राज्य में पाई जाती है। ठीक है, यह 2023 का जो हॉकी विश्व कप हुआ था भारत में, उसका यह शुभंकर था। तो हॉकी विश्व कप 2023, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आयोजन भारत में किया गया था, और हॉकी विश्व कप 2023 को जो है जर्मनी ने जीता। कौन? जर्मनी ने बेल्जियम को हराकर जीता था, इसे भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाल ही में कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत 2023 की सूची में शामिल किया गया है। तो यह जो है आपको गरबा को शामिल किया गया है। गरबा गुजरात का जो है शास्त्रीय लोक नृत्य है, इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, कालबेलिया राजस्थान की लोक नृत्य है, इसे याद रखें। छऊ जो है झारखंड का लोक नृत्य है, और डांडिया जो है यह भी गुजरात एक लोक नृत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मंगोलिया देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है। देखिए, मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है, और यह जो एशिया महाद्वीप में स्थित है। गोबी मरुस्थल का आप लोग नाम सुने होंगे, गोबी मरुस्थल, जो कि एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, यह आपको मंगोलिया में ही स्थित है। मंगोलिया तथा चीन में स्थित है, किंतु जो अधिकांश जो भाग है वो आपको मंगोलिया में ही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह इनमें से किस स्थान पर स्थित है। देखिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह जो है आपको कोलकाता में स्थित है। ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की यदि हम बात करें तो यह जनसंघ के संस्थापक थे। किसके? जनसंघ के संस्थापक थे, और कैबिनेट से इस्तीफा देने वाले यह प्रथम मंत्री भी थे। ठीक है, भारत के प्रथम उद्योग मंत्री की बात करें तो यह आपको श्यामा प्रसाद मुखर्जी ही थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि सीमा विश्व की सबसे पांचवी सबसे बड़ी, यानी कौन सी सीमा जो है विश्व की पांचवी सबसे बड़ी सीमा है। तो यह भारत तथा बांग्लादेश की जो सीमा, यह विश्व के पांचवी सबसे बड़ी सीमा है। ये आपको 4096 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, और भारत के पड़ोसी यदि हम देशों की बात करें तो सबसे अधिक जो है भारतीय सीमा जो है आपको बांग्लादेश से ही लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जैव विविधता संस्थान कहाँ स्थित है। तो याद रखिए, वन्य जैव विविधता संस्थान जो है ये आपको हैदराबाद में स्थित है। कहाँ? हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, जैव विविधता दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मई को मनाया जाता है, ये भी याद रखिए, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैव विविधता दिवस प्रतिवर्ष 22 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र जो स्थल से वायु वाला प्रक्षेपास्त्र है, सरफेस टू एयर मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। तो याद रखिए, यहाँ पे जो आकाश है, ठीक है, यह स्थल से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। इसके साथ ही साथ याद रखें त्रिशूल, त्रिशूल जो प्रक्षेपास्त्र है यह भी आपको स्थल से वायु में एयर मार करता है। ठीक है, अस्त्र यहाँ पे देखिए, अस्त्र जो है एयर टू एयर मार करता है। ठीक है, नहीं, हवा से हवा मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। अग्नि जो है भारत की सबसे अधिक दूरी तक मार करने वाली मिसाइल है। यह लगभग इसकी मारक क्षमता जो है 5000 किलोमीटर, जो अग्नि 5 है, इसकी मारक क्षमता मैं बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए, पृथ्वी जो है, पृथ्वी भी एक मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि भारत के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को क्या नाम दिया गया है। ठीक है, भारत के द्वारा जो पहला यानी कि एआई संचालित पहला एंटी ड्रोन सिस्टम बनाया गया है, जिसका नाम इंद्रजाल रखा गया है, और यह जो है एक हैदराबाद में कंपनी है, वो ग्रेन रोबोटिक्स, हैदराबाद की कंपनी है ग्रेन रोबोटिक्स।
के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो इसे जरूर याद रखिएगा, कंपनी का नाम याद जरूर रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में खाद्य की गुणवत्ता वहन तथा उपलब्धता में वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा खाद्य पुरस्कार की स्थापना की गई है? कि नॉर्मन बोरलॉग जो है विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। क्या विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में है नॉर्मन बोरलॉग को हम लोग जानते हैं। एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। ठीक है, WHO यहाँ दिया हुआ है जिसका मुख्यालय आपको जेनेवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग हेतु चंद्रमा लैंडर स्लिम लॉन्च किया है? तो यह जो है आपको जापान के द्वारा किया गया है। एशियाई खेलों में क्रिकेट को पहली बार किस वर्ष शामिल किया गया था? तो एशियाई खेलों में जो क्रिकेट है इसको पहली बार जो है सन 2008 ईस्वी में शामिल किया गया था। कब? 2008 ईस्वी में शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है? देखिए, ऑपरेशन गंगा, यही आपको सत्य नहीं। ऑपरेशन गंगा चलाया गया रूस, ठीक है, तथा यूक्रेन युद्ध हुआ था। तो यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए, किससे? यूक्रेन देश से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। यहाँ इराक दिया हुआ, तो ये आपको सम्मिलित नहीं, यानी गलत है। ऑप्शन नंबर ये यहीं आपका गलत है। बाकी ऑपरेशन कावेरी जो है सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन राहत जो है यमन से निकालने के लिए चलाया गया। अफगानिस्तान से जो भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन देवी शक्ति उसका नाम था। ये तीनों याद रखिएगा, साथ ही इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान में द्विसदन सदन प्रणाली की विशेषता डैश संविधान से ली गई, यानी द्विसदनात्मक प्रणाली की विशेषता किस संविधान से ली गई है? तो ये आपको ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्य समाज और स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सही है? कथन ए कह रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूलशंकर तिवारी था। बिल्कुल सही है, इनका मूल नाम मूलशंकर तिवारी था। स्वामी दयानंद सरस्वती गुजरात के मूल निवासी थे, यानी गुजरात में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना सन 1875 ईस्वी में इनके द्वारा किया गया था। तो ये तीनों कथन जो है आपको सही है, तो अब युक्त में से ए, बी और सी यानी सभी हो जाएंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 30 तक जो प्रश्न है मैथ और रीजनिंग के, बाकी 31 से हम लोग क्वेश्चन जीके और जीएस के देखें। दोस्तों आप लोग प्लीज सेशन को जरूर लाइक करें, और आप ही लोगों के लिए इतने मेहनत किया जा रहा है। ठीक है, मेरी कोशिश रहती है कि आप कंटिन्यूटी जो बनाए रखें ताकि आपका अभ्यास होता रहे, क्योंकि अब भी तो एग्ज़ाम में आपके समय है। अब चुनाव बाद ही एग्ज़ाम का जो भी संभावना है चुनाव बाद ही होगा, किंतु आप लोग जो है अपनी प्रैक्टिस को न छोड़ें, प्रैक्टिस आप डेली करते रहें। ठीक है, आप यदि वीडियो आपके लिए वीडियो बनाया जा रहा है, आप देखोगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, और अपनी फीडबैक जो है आप लोग जरूर दें कि आप लोगों को जो है सेशन कैसा लगता है। ठीक है, तो 31 के निम्नलिखित में से वह दुर्ग कौन सा है जिसे दक्कन की कुंजी माना जाता है? देखिए, दक्कन की कुंजी के नाम से असीरगढ़ किला को जाना जाता है। यह मध्य प्रदेश यानी एमपी के बुरहानपुर जिले में स्थित है, और यह सतपुड़ा के पहाड़ियों पर स्थित है। देखिए, यदि आप असीरगढ़ किला को पार करते थे तो फिर आप दक्षिण भारत में प्रवेश कर जाएंगे, इसलिए इसे दक्कन की कुंजी कहा जाता है, दक्षिण भारत में के प्रवेश द्वार कहा जाता था। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि असीरगढ़ को सन 1601 ईस्वी में अकबर ने, ठीक है, जीत लिया था। ठीक है, और यह अकबर का अंतिम यानी लास्ट विजय भी था। ठीक है, इसके बाद अकबर की मृत्यु हो जाती है, और तो ये क्वेश्चन बन के आता है कि अकबर ने अपना अंतिम विजय अभियान कहाँ किया था? तो याद रखिए, असीरगढ़ किला को जीत कर किया था। क्वेश्चन नंबर 32 के निम्नलिखित में किससे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? तो सर्वश्रेष्ठ स्तूप की यदि बात करते हैं, सांची का स्तूप है। कौन सा? सांची का स्तूप है। ठीक है, देखिए सारनाथ दिया हुआ, सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। यहीं पे है आपको धामेक स्तूप, धामेक स्तूप, जहाँ की महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। तो ये पूछता है कि धामेक स्तूप कहाँ है? याद रखिए, यह सारनाथ में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है कि जातक कथा संबंधित है किससे? तो जातक जो है आपको गौतम बुद्ध से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, इसमें गौतम बुद्ध के जो है पूरा आजीवनी का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दारा सिको ने फारसी भाषा में उपनिषद को किस शीर्षक से अनुवाद किया था? तो दारा सिको एक अच्छा शासक था, और यह जो है नर्म दिल्ली था। ठीक है, यानी यह सभी धर्मों को समान रूप से देखता था, इसलिए दारा सिको को जो है लेखक लेनपुल, ठीक है, छोटा अकबर कहकर संबोधित किया था। ठीक है, और इसने सिर अकबर नाम से सारे उपनिषदों का जो है फारसी में अनुवाद कराया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 35 है, यहाँ देखिए मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पर संगीतकार दिया है और यहाँ पे वाद्य यंत्र दिया है। ठीक है, पन्नालाल घोष, इनका डायरेक्ट संबंध है कहाँ से? तो पन्नालाल घोष का संबंध है आपको बांसुरी से।
पालधर रघु जो है ये मृदंग बजाते थे। ठीक है, लतीफ खां का संबंध तबला से है और बालचंद का संबंध आपको वीणा से है। तो एक का 4 हो गया, बी का 3 हो गया, एक का 4, बी का 3, सी का 2। ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व धरोहर स्थलों के संबंध में विषम का पता लगाना है आपको कि इसमें से कौन सा जो है विश्व धरोहर स्थल नहीं है। ठीक है, राष्ट्रपति ही आपको जो है विश्व धरोहर स्थल नहीं, बाकी ताजमहल, सूर्य मंदिर जो कि लिंगराज मंदिर के नाम से हम जानते हैं इसे, ठीक, उड़ीसा में, और यह छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ये तीनों जो है विश्व धरोहर स्थल है। राष्ट्रपति विश्व धरोहर स्थल नहीं, इसलिए यह क्या है, भिन्न है। वायुमंडल के किस परत में उल्कापिंडों के जलने की घटनाएं हो सकती हैं? तो यह जो है आपको मध्य मंडल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी नदी जोग जलप्रपात सृजित करती है, जिसे गरसोपा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है? तो यह जो है आपको शरावती नदी पर स्थित है। कौन सा, जोग गरसोपा जलप्रपात, इसे महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, यह आपको कर्नाटक में स्थित है, यह भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पहाड़ी राज्यों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत प्रदान की जाने वाले एकल सहायता राशि कितनी होगी? ठीक है, पहाड़ी राज्यों में ये पूछ रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो 1.3 लाख रुपए दिया जाता है, जबकि जो समतल मैदान है, ठीक है, समतल मैदान में 1.20 लाख रुपए जो है दिया जाता है, 1,20,000 रुपये दिया जाता है, और पहाड़ी क्षेत्रों में 1,30,000 रुपये दिया जाता है। ठीक है, देखिए इसमें यदि रेशियो की बात करें तो केंद्र की जो रेशियो है, ठीक है, केंद्र तथा राज्य की, तो यदि हम पहाड़ी राज्यों में बात करें तो केंद्र इसमें 90% जो है पैसा देता है और 10% राज्य सरकार देता है। ठीक, किंतु समतल की यदि हम बात करें तो समतल में यह रेशियो 60 और 40 का हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि आई एम एन अथिस्ट, वाई आई एम एन अथिस्ट शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए यदि इसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करें तो होता है कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, और मैं नास्तिक क्यों हूँ, आप यदि इतना मैं बोल दिया तो आपको पता होगा यह पुस्तक जो है भगत सिंह के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, देखिए भगत सिंह अकाली पत्र का भी संपादक थे। क्या, अकाली पत्र जो है एक निकलता था जिसके संपादक जो है भगत सिंह थे। क्वेश्चन 41 का मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? तो यह जो है आपको डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा स्थापित किया गया था। द हितवाद का संपादक जो है गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए गोपाल कृष्ण गोखले ने द हितवाद का संपादन किया था। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने मराठा तथा केसरी जैसे पत्रिकाओं का संपादन किया था। अगला क्वेश्चन है कि किसने लिखा था कि इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित सन 1857 ईस्वी का जो प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय था, और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन यानी कि किसका है? तो यह कथन जो आपको आरती मजूम देगा कि निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित है? देखिए तो राजा राम मोहन राय हो जाएगा, किंतु भारतीय ब्रह्म समाज का रहा तो फिर आपको केशव चंद्र सेन हो जाएगा। क्या, केशव चंद्र सेन हो जाएगा, क्योंकि देखिए राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद जो है ब्रह्म समाज 2 भागों में बंट गया था। ठीक है, तो भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने किया था, यह गलत हो जाएगा। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक जो देवेंद्र नाथ ठाकुर थे। कौन? देवेंद्र नाथ ठाकुर थे। ठीक है, तो यह भी आपको कथन सुमेलित नहीं है। सत्यशोधक समाज के महात्मा ज्योतिबा फूले थे, तो यह भी आपको सम्मिलित नहीं है। द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के जो संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले थे। ऑप्शन नंबर डी जो है आपको सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 44 का व्यापार के लिए भारत आने वाले यूरोपीय लोगों में प्रथम कौन थे? तो यह सबसे पहले आपको पता होगा 1498 ईस्वी में कौन आया था? वास्को डी गामा भारत आया था, और यह एक पुर्तगाली व्यक्ति था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 45 उत्पादन की दृष्टि से भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है? यदि हम उत्पादन की दृष्टि से देखते हैं भारत का जो प्रमुख खाद्य फसल है यह आपको चावल है। ठीक है, किंतु विश्व में यदि हम बात करते हैं प्रमुख खाद्य फसल तो फिर आपको गेहूं हो जाएगा, यह आपको विश्व में हो जाएगा। ठीक है, किंतु भारत में कहें तो फिर चावल हो जाएगा। ठीक है, चावल का उत्पादन भारत में सबसे अधिक जो है पश्चिम बंगाल करता है। कौन? पश्चिम बंगाल करता है। गेहूं का जो है उत्तर प्रदेश करता है। ठीक है, आगे 46 लेकर 60 तक का जो प्रश्न है, प्रस्तावना में निम्न बातें क्या थी? ठीक है, प्रशासन में भारतीयों का संपर्क बढ़ाया जाए। ठीक है, सही है। स्वशासन के संस्थाओं का विकास किया जाए। ठीक है, तो ये दोनों जो है सही है, तो आपका क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों जो है सही है। देखो 1919 ईस्वी के अधिनियम जो मुख्य और विशेषताएं थी उसमें यह था कि महिलाओं को पहली बार मतदान करने का अधिकार दिया गया। ठीक है, और राज्यों में, जिसे हम प्रांत के नाम से जानते हैं, राज्यों में दोहरी शासन व्यवस्था को लागू किया गया था। जबकि वहीं सन 1935 के भारत शासन अधिनियम की बात करते हैं तो यहाँ में राज्यों में जो दोहरी शासन व्यवस्था थी इसको खत्म कर दिया गया था, और जो दोहरी शासन व्यवस्था है जिसे द्वैध शासन व्यवस्था कहते हैं यह केंद्र में लागू किया गया था। यह 1935 ईस्वी की
जो विशेषता थी, इसे ही याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सत्रावसान करना राष्ट्रपति की किस शक्ति से संबंधित है। देखिए, सत्रावसान जो है राष्ट्रपति संविधान के आर्टिकल 85 के तहत करता है, और जो आर्टिकल संविधान में बातें लिखी होती है वह क्या होती है, वो विधायी शक्ति के अंतर्गत आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि वहीं हम राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल जो है आर्टिकल 174 का प्रयोग करता है राज्य विधानसभाओं को का सत्रावसान करने या विघटन करने के लिए। ठीक है, ये दोनों जो है अनुच्छेद आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अभिलेख है। देखिए, अभिलेख कह रहा है तो सर्वोच्च न्यायालय जो है यह अपने आप में एक अभिलेख है, साथ ही साथ उच्च न्यायालय भी अपने आप में एक अभिलेख है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हो जाएगा, यानी कि डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपसे क्या आएगा यहाँ पे कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख है आर्टिकल 129 यानी 129 के तहत। ठीक है, जबकि उच्च न्यायालय जो है एक अभिलेख है आर्टिकल 215 के तहत, यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला होगा वह सभी न्यायालयों में मान्य होगा, यानी कि इसका जो फैसला होगा यह अपने आप में अभिलेख है। ठीक, उसी तरह से जो राज्य उच्च न्यायालय है इसका जो है फैसला जो निचली अदालत है यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उसमें मान्य होगा। ठीक है, यह भी एक अपने आप में अभिलेख है आर्टिकल 215 का तहत। अगला क्वेश्चन है कि भारत और चीन के बीच अब भारत चीन युद्ध कब शुरू हुआ था। ये क्वेश्चन जो आप लोग बार बार जानते होंगे 1962 में इंडिया एंड चाइना वार हुआ था। ठीक है, तो यह जो है अक्टूबर 1962 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, देखिए चाइना ने अकस्मात यानी बिन इंडिया को चेताए ही 20 अक्टूबर 1962 को आक्रमण कर देता है। यह युद्ध लगभग 1 महीना तक चला। ठीक है, और यह 21 नवंबर को चाइना जो है एक तरफा जो है युद्ध विराम की घोषणा कर दिया था। ठीक है, अभी भारत हमला भी चाइना पर नहीं कर पाया था। अगला क्वेश्चन है कि कारगिल युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो कारगिल युद्ध सन 1999 ईस्वी में हुआ था, और उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे आपको अटल बिहारी वाजपेयी थे। ईरान की मुद्रा का नाम क्या है। ईरान की जो मुद्रा है उसको रियाल कहते हैं। रूस की मुद्रा को रूबल कहते हैं। ठीक है, रॉनमीबी जो है यह आपको चाइना की मुद्रा का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व के कितने देशों की मुद्रा को मुद्रा चिन्ह संबंधी रूप दिया गया, यानी कितने देशों की मुद्रा का जो है एक प्रतीक चिन्ह है। जैसे भारत की मुद्रा का प्रतीक चिन्ह है ना ऐसे, ठीक उसी तरह से ऐसे आपको 5 कंट्रीज है जिसके रुपए का अपना प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, जिसमें कि जापान है, अमेरिका है, यूरोपियन यूनियन है, ठीक है, भारत हो गया, ये सब देशों के अपनी मुद्रा का प्रतीक चिन्ह है। क्वेश्चन नंबर 68 है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। देखिए, शास्त्रीय भाषा दिया, यहाँ पर मान्यता प्राप्ति वर्ष दिया। तो संस्कृत को जो भारतीय शास्त्रीय भाषा का मान्यता प्राप्त हुआ था यह 2005 ईस्वी में हुआ था। तो यह आपको गलत हो गया यहीं पे, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी कन्नड़ को 2008 में मिला था, मलयालम को 2013 में मिला था, उड़िया को 2014 में मान्यता मिला था शास्त्रीय भाषा की। ठीक है, सबसे पहले जो है तमिल को मिला था, तमिल को जो है शास्त्रीय भाषा का मान्यता प्राप्त हुआ था 2004 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य जो है स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है। तो स्थानीय स्वशासन से संबंधित इसमें से लोक व्यवस्था का अनुरक्षण, ऑप्शन नंबर डी, यह जो है आपको राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मुगल साम्राज्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं। कथन दिया है एक कि पानीपत के द्वितीय युद्ध के साथ अकबर के शासन और उसके क्षेत्रीय विस्तार की शुरुआत हुई, बिल्कुल सही है। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था। अकबर तथा हेमू दिल्ली के शासक था उनके बीच, जिसमें कि हेमू पराजित हुआ था और यहाँ से अकबर का क्षेत्रीय विस्तार शुरू हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध जो अकबर के शासनकाल के दौरान जून 1576 में लड़ा गया था, जो कि एक ऐतिहासिक युद्ध था। तो देखिए ए और बी यहाँ पे जो दोनों कथन यह सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। क्वेश्चन 71 है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 ख के अधीन कौन स्वशासित संस्था की स्थापना की गई है। तो 243 ख के अंतर्गत जो है पंचायत की व्यवस्था किया गया है। यह 73वां संविधान संशोधन द्वारा जो है पंचायतों को तथा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा भी प्राप्त हो गया था। क्वेश्चन नंबर 72 के प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखन कौन है। BS मिन्हास हैं। आपको BS मिन्हास के यदि हम फुल नेम बताए तो इनका जो नाम था, नाम बगीचा सिंह, याद रखिएगा ये पूरा नाम बगीचा सिंह मिन्हास था। ठीक है, जिसे हम शॉर्ट में BS मिन्हास के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इन्होंने यह पुस्तक लिखी थी। अगला क्वेश्चन है कि अटल पेंशन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से विचार करना है आपको, और विचार क्या करना है
कि यह एक न्यूनतम गारंटी युक्त पेंशन है जो मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को लक्ष्य बनाती है। बिल्कुल सही है, ठीक है। परिवार का केवल एक ही व्यक्ति इस योजना का लाभ ले सकता है। अभिदाता की मृत्यु के बाद जीवन साथी को आजीवन पेंशन की समान राशि इसमें गारंटी रहती, ये भी सही है। देखिए, परिवार का केवल एक ही व्यक्ति इस योजना का लाभ ले सकता है ऐसा नहीं है, कोई भी मतलब इस योजना का लाभ ले सकता है। परिवार में 2 से 3 व्यक्ति भी ले सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 जो है कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधार कार्ड से मतदाता पहचान पत्र जोड़ने के लिए कौन सा फॉर्म नंबर का उपयोग किया जाता है। देखिए, यदि आपका मतदाता पहचान पत्र नहीं बना है तो कुछ फॉर्में होती हैं जिसके तहत आप जोड़ सकते हैं। तो जिसमें देखिए, फॉर्म यदि मतदाता पहचान पत्र से आपका नाम जोड़ना है तो फिर हम प्रयोग करेंगे फॉर्म 6B का। इसका फॉर्म 6B का, ठीक है। मतदाता सूची में यदि संशोधन करना होगा तो फॉर्म हम 8 का प्रयोग करेंगे। नया वोटर ID कार्ड बनाने के फॉर्म 6 का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन 25 है कि राष्ट्रीय जलमार्ग 2 इनमें से किन 2 स्थानों को जोड़ता है। तो यह जो है सदिया से धुबरी को जोड़ता है और यह ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ठीक है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 प्रयागराज को हल्दिया से जोड़ता है, ठीक है। 3 कोटापुरम को कोलायम से जोड़ता है। देखिए, 76 से लेके आपको 90 तक जो प्रश्न है मैथ और रीजनिंग के, क्वेश्चन नंबर 91 हम लोग कवर करेंगे। हाँ, क्वेश्चन 91 है कि गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था। तो चेरी नाम जो है इसने अवध राज्य को दिया था और अवध राज्य पर जो है कुशासन का आरोप लगा। किसका? कुशासन का आरोप लगाकर इसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। जैसे आपको पता होगा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति लाया गया था, यानी कि हड़प की नीति लाया गया था। उसके तहत राज्यों को जिस कुशासन के आधार पर मिला लिया जाता था या जिस राज्य का उत्तराधिकारी नहीं होता, झांसी को जो है उत्तराधिकारी न होने की वजह से मिला लिया गया था, ठीक है। तो यह जो है अवध राज्य को चेरी नाम से बुलाता था। क्वेश्चन 92 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है यह गलत है। तो कथन गलत है कि जम्मू और कश्मीर में केसर की खेती की जाती, सही है। वर्गीज कुरियन भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं, सही है। मध्य प्रदेश भारत का सर्वाधिक तांबा उत्पादक राज्य है। रेड क्लिफ लाइन जो है भारत और चीन के बीच की रेखा है। रेड क्लिफ लाइन जो है भारत और पाकिस्तान के बीच के सीमा रेखा है, ठीक है। आपका जो है मध्य प्रदेश भारत का सर्वाधिक तांबा उत्पादक राज्य, ये भी आपको सही है। A, B और C सही है, D इधर राइट आंसर हो जाए क्योंकि यह गलत है। क्वेश्चन नंबर 93 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की भू सीमा नेपाल से जुड़ी नहीं है। तो बिहार की जुड़ी, उत्तराखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल जुड़ा, झारखंड का जो सीमा है यह नेपाल से नहीं लगता है। आवृत्ति के आधार पर भारत में मुख्यतः भूकंप संभावित क्षेत्र में आता है, यानी किस क्षेत्र में जो है भूकंप भारत में आता है, तो यह जो है आपको हिमालय और कच्छ के क्षेत्र में आता है, ठीक है। देखिए, भूकंप का अध्ययन जो सिस्मोलॉजी कहलाता है। भूकंप में 3 प्रकार से कंपन होते हैं, पी, एस और एल। पी तरंग, ठीक है, एस तरंग और एल तरंग, ठीक है। सबसे जो विनाशकारी तरंग होता है यह एल तरंग होता है। अगला क्वेश्चन है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना सन 1916 ईस्वी में किया गया था। 25 डिग्री सेल्सियस के विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है। ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की चाल 316 मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। ये आशुद्ध जल में ध्वनि की चाल 1498 मीटर पर सेकेंड होता है। तो ये दोनों जो कथन आपको सही है। ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर। क्वेश्चन 97 कुलाइडी विलयनों में टिंडल प्रभाव क्या है, प्रभाव होता है। तो जो भी कुलाइडी विलयन होता है, ठीक है, इसमें जो टिंडल प्रभाव होता है ये आपको प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। क्या? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गोल कृमि इनमें से कौन सा तंत्र मौजूद नहीं होता, यानी गोल कृमि में जो है कौन सा तंत्र मौजूद नहीं होता है। तो इसमें श्वसन तंत्र मौजूद नहीं होता है, ठीक है। गोल कृमि को हम निमेरोहेल्थिमीज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसमें श्वसन तंत्र नहीं होता है, यह एक लिंगी होता है। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 में दिए गए बिंदुओं को सूची 2 में दिए गए बिंदुओं से सुमेलित कीजिए, ठीक है। देखिए, सूची 1 में उपकरण दिया है, सूची 2 में उपयोग दिया है। तो हम देखिए सेक्सटेंट का प्रयोग कब कहाँ करते हैं। तो सेक्सटेंट का जो प्रयोग है 2 दृश्यमान वस्तुओं के बीच के कोण को मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। ए का तो ए हो जाएगा आपका। ओडोमीटर का प्रयोग जो है वर्षा की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है। किसका? वर्षा की मात्रा को। और 2 का हो जाएगा डी, ठीक है। और थर्मोपाइल का प्रयोग जो है तापमान को मापने के लिए करा जाता है, ठीक है। तो अपना इसका सी हो गया, तो इसका क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। नंबर 100 है कि डैश इकाई
सीपीयू का वह भाग है जो प्रोसेसर के संचालन को नियंत्रित या निर्देशित करता है। ठीक है, तो यह नियंत्रण इकाई जो है सीपीयू का भाग। देखिए कंप्यूटर का जो माइंड होता है वह सीपीयू को बोला जाता है। ठीक है, यहीं से कंट्रोल करा जाता है कंप्यूटर को। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 101 है कि द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात क्या है। तो अमोनिया में जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात होता है यह 14:3 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 नंबर की व्यवसायिक तौर पर अमोनिया बनाई जाती है हैबर विधि से। इस विधि से हैबर विधि से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि चित्र 1 में किसी प्रकार से किरण की माध्यम ए से माध्यम बी में गमन करते दर्शाया गया माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक क्या है। ये देखिएगा, यह आपको क्या है, अपवर्तन हो रहा है यहाँ पे। इसका अपवर्तनांक बताना है आपको। ये आपतन कोण हो गया 60 डिग्री हो गया, जो अपवर्तन कोण है आपको 45 डिग्री हो गया। ठीक है, तो इसे यदि हम निकालेंगे तो साइन आई बटा साइन आर हो जाएगा। ठीक है, साइन आई बटा साइन आर हो जाएगा। तो साइन 60 डिग्री हो जाएगा ये आपतन कोण बटा में अपवर्तन कोण साइन 45 डिग्री। ठीक है, इसका मान साइन 60 का मान जो होता है कितना होता है आपको √3/2 होता है, और साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। ठीक है, यदि हम इसको हल करेंगे तो ये आपको क्या हो जाएगा √3, तो √3/2 गुणे √2/1, तो क्या हो √6/2 हो जाएगा। ठीक है, आंसर में तो ऐसा नहीं है, तो फिर इसको हल करते हैं। इसको हम 3 लिख सकते हैं, √2 लिख सकते हैं। ठीक है, √6 हो गया, इसको हम √2 गुणे √2 करेंगे तो ये 2 का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, कटा लीजिए, ये कट गया, बचा क्या √3/√2, √3/√2। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि पृथ्वी को सूर्य के पराबैंगनी विकिरण से कौन सुरक्षित रखता है। तो ये आपको ओजोन परत जो है सुरक्षित रखता है, आप सभी को पता ही होगा। वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन पाया जाता है। सोनार एक ऐसा उपकरण है जिसमें डैश वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति को मापने के लिए पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो देखिए सोनार से जो है पानी के अंदर की वस्तुओं की दूरी, दिशा तथा गति को मापा जाता है, और इसका प्रयोग नाविक जो है अधिकतर करते हैं। ठीक है, सोनार का आपसे फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो साउंड नेविगेशन रैगिंग होता है। ठीक है, देखिए आगे 106 से लेकर 121 तक के जो प्रश्न मैथ और रीजनिंग के, देखिए इसके लिए मैं आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, जहां से आप मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों को बना लीजिएगा पीडीएफ के माध्यम से। ठीक है, क्वेश्चन बस 121 है, यदि एक आनुवंशिक रोग लक्षण प्रारूपी सामान्य किंतु वाहक मादा से कुछ नर संततियों से स्थानांतरित होते हैं तो रोग वह कौन सा रोग है। तो यह जो है आपको लिंग संलग्न अप्रभावी रोग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी निष्क्रिय गैस रेडियोधर्मी प्रकृति की है। तो रेडियोधर्मी प्रकृति के जो निष्क्रिय गैस है आपको रेडॉन है। ठीक है, देखिए रेडॉन का प्रयोग जो है कैंसर के उपचार में भी किया जाता है। क्या, कैंसर के उपचार में भी किया जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में जो पाया जाने वाला निष्क्रिय गैस है वह आपको आर्गन है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व है आपको हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, दूसरे नंबर आपको हीलियम आता है। क्वेश्चन नंबर 123 है कि एंटीबायोटिक्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। एंटीबायोटिक्स विषाणुओं के विरुद्ध प्रभावी नहीं होती है, क्योंकि देखिए एंटीबायोटिक्स जो यह जीवाणु को मारने वाली दवा है, तो यह तो आपको सही है, विषाणुओं के लिए यह प्रभावी नहीं है। एंटीबायोटिक्स जुकाम या फ्लू में प्रभावी नहीं होते हैं, बिल्कुल सही है। एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभावों में चेचक, फाइलेरिया और डिप्थीरिया शामिल हो सकते हैं। ये जो एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभावों में चेचक, फाइलेरिया और डिप्थीरिया शामिल हो सकते हैं, यह जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स क्या है, जीवाणुओं को मारने वाली एक दवा है, जबकि आपको चेचक, फाइलेरिया और डिप्थीरिया, चेचक जो होता है यह वायरस से होता है। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर सी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह आपको सुमेलित कथन सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि कार्ल लिनियस को किस रूप में जाना जाता है। तो कार्ल लिनियस को जो है फादर ऑफ टेक्सोनोमी, ठीक है, यानी वर्गीकरण के पिता के रूप में जाना जाता है। अणुओं की गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम क्या है। अणुओं की यदि हम गतिज ऊर्जा की बात करें तो सबसे कम ठोस में होता है, ठीक है, आपको द्रव में फिर होता है, इसके बाद आपको गैस में होता है। ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठोस में होता है, द्रव में होता है और गैस में होता है। देखिए ऑप्शन नंबर डी और ए सेम दिया हुआ, तो इन दोनों में से कोई भी एक आप आंसर सही कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है
जिसका गलनांक कम होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए फ्यूज क्यों लगाया जाता है, क्योंकि आपको पता है कभी कभी क्या होता है कि जो हमारे घर में वायर होता है उसमें ओवरलोडिंग या शॉर्ट सर्किट होने के कारण जो धारा होता है वो अधिक मात्रा में प्रभावित होने लगता है। तो जब धारा अधिक मात्रा में प्रभावित होता है तो उससे हमारे पूरे घर का जो है, ठीक है, वायर गल ना जाए या खराब ना हो जाए, ठीक है, उससे बचने के लिए हम फ्यूज का प्रयोग करते हैं। क्योंकि फ्यूज जो होता है जब शॉर्ट सर्किट होता है, ओवरलोडिंग होता है, तो सबसे पहले फ्यूज गल कर, ठीक है, गिर जाता है। ठीक है, उससे जो हमारा घर का वायर है वो बच जाता है, सुरक्षित हो रहता है। तो फ्यूज का जो गलनांक है सबसे कम होता है, किंतु इसका प्रतिरोध उच्च होता है। फ्यूज का तार बनाने के लिए जो है पीबी यानी सीसा तथा टीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किंतु अच्छे किस्म का यदि आप फ्यूज लीजिएगा तो उसमें सिर्फ टीने का प्रयोग किया जाता है, किंतु अच्छे से थोड़ा लो क्वालिटी लीजिएगा तो उसमें शीशा का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान होती है। तो लैक्टिक अम्ल यदि मांसपेशियों में एकत्रित हो जाता है तो फिर क्या होता है, थकान महसूस होने लगता है। क्वेश्चन नंबर 128 है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जड़ों से जल तथा खनिज पदार्थों का परिसंचरण करता है। तो देखिए पेड़ पौधों में जल तथा खनिज पदार्थों को जो परिवहन करता है वह आपको जाइलम करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि दमा मानव शरीर के डैश विकार है, यानी जो दमा है यह मानव शरीर के किस अंग का विकार है। तो यह जो है आपको श्वसन तंत्र का विकार है। किसका, श्वसन तंत्र का विकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग आहार श्रृंखला का संगठक नहीं होता है। देखिए ये थोड़ा समझने वाली चीज है। हम सबसे पहले समझेंगे आहार श्रृंखला क्या है। देखिए आहार श्रृंखला एक ऐसी श्रृंखला है, ठीक है, जहाँ सभी जीव अपने भोजन स्रोत के रूप में अगले जीव पर निर्भर होते हैं। ठीक, यानी जितने भी जीव होते हैं वो अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर होते हैं, उसे हम आहार श्रृंखला कहते हैं। तो यहाँ देखिए घास दिया है, शेर दिया, तो घास को कौन खाएगा, घास को खरगोश खाएगा। ठीक है, खरगोश को कौन खाएगा, भेड़िया खाएगा, और भेड़िया को कौन खाएगा, भेड़िया को शेर खा जाएगा। तो यह आहार श्रृंखला को पूर्ण कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए प्लवक मानव। देखिए तो टीडा जो है, ठीक है, टीडा को तो मछली खा जाएगी, ठीक है, मछली को मानव खा जाएगा, किंतु मानव को कौन खाएगा। ठीक है, तो यह आहार श्रृंखला को पूर्ण नहीं कर रहा है। देखिए भेड़िया जो है, यहाँ देखिए सांप घास यहाँ ना, भेड़िया घास खाता है, सांप भी घास नहीं खाता और बाघ भी घास नहीं खाता, तो यह भी आहार श्रृंखला को पूर्ण नहीं कर रहा है। देखिए यहाँ पे दिया घास दिया, तो घास को टीडा खाएगा, ठीक है, टीडा को मेढक खाएगा, ठीक है, और मेढक को सांप खाएगा और सांप को चील खाएगा, तो यह भी आपको आहार श्रृंखला को पूर्ण कर रहा है। तो संगठक कौन है, बी और सी, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका इधर राइट आंसर हो जाएगा। ये दोनों जो है आहार श्रृंखला को पूर्ण नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन 131 है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है। देखिए प्रकाश का अपवर्तन का उदाहरण तारों का टिमटिमाना सही है, मानव के आंख द्वारा छवि का निर्माण करना सही है, इंद्रधनुष का निर्माण करना, इसमें जो है प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन या प्रकीर्णन, तीनों का योगदान होता है। अस्त होते सूर्य का लाल दिखाई देना यह प्रकीर्णन की वजह से होता है। किसके कारण, यह प्रकीर्णन की वजह से होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपको सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह आपको अपवर्तन का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन 132 है इनमें से कौन सी गैस सोडा वाटर जैसे वातित पेयों में विलय के रूप में शामिल होती है। यह आपको कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग जो है सोडा वाटर के रूप में करा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइकोपोडियम ट्रैकियोफाइटा के किस उपसंघ का सदस्य है। यह जो है आपको लाइकोपसीडा का सदस्य है। 134 नंबर है कि रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है। तो रक्त को में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए आपको आयरन का अति महत्वपूर्ण आवश्यकता है। क्वेश्चन 135 है कि मॉनिटर की स्क्रीन पर दिखाई देने वाले पिक्सल को किस नाम से जाना जाता है। तो इसे जो है आपको रिजोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो दोस्तों बाकी 136 से लेकर 150 का जो प्रश्न है यह आपको मैथ और रीजनिंग है। तो आज का जो सेशन है आपको कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड में, अपना फीडबैक भी जरूर दें। तब तक लिए अपने स्टडी को आप कंटिन्यू रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।